तेहरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले हमले तेज़ कर दिए गए हैं कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो वो इस बार इज़राइल को भी महफूज ना समझे। F-35 का निज़ाम है वो तुर्की अगर हासिल करना चाहता है तो उसके बदले उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इस्माइल बकाई ये कह रहे हैं कि अभी तो इन मुज़ाकरात को यानी कि इस्लामाबाद की मफाहमती यादाश्त को शुरू हुए 20-21 दिन ही हुए थे कि अमेरिका ने एक दफ़ा फिर से अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, तवारे पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज है इतवार का दिन और बहुत सी अहम डेवलपमेंट अब तक हो चुकी हैं। तेहरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले हमले तेज़ कर दिए गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में भी हमारे पास ऐसी इतलात हैं कि वहाँ पर अब भी हमले किए जा रहे हैं। सालिसी ममालिक की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं कि मुज़ाकरात का अगला राउंड जो कि 11 तारीख को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस्लामाबाद में होगा, उसको तो मुअत्तल करवा दिया गया है, जिसकी साफ वजह यह है कि दोनों ममालिक ने यानी कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया और जवाब में अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था और नाउ द सिचुएशन इज़ कि ये मुज़ाकरात मुअत्तल हैं और इसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही। सो इन मुज़ाकरात में तातुल का बाकायदा आगाज़ 3 जुलाई को किया गया था जब ईरान में रहबर आला जो कि एक्स ईरान के रहबर आला थे आयतुल्ला अली ख़ामेनी, उनकी तदफीन के हवाले से रसूमात का आगाज़ हुआ था। उन तकरीबात के साथ साथ ईरान ने कहा था कि जब तक ये तदफीन मुकम्मल अमेरिका ने ये कहा था कि जब तक ये तदफीन मुकम्मल नहीं हो जाती हम ईरान के ऊपर मुज़ाकरात नहीं करेंगे और इसमें तातुल आएगा। ताहम जैसे जैसे जो तकरीबात हैं वो आगे बढ़ती गई, अमेरिका के बयानात में अग्रेशन आना शुरू हो गई। जिस दिन नेटो का इजलास तुर्किया में जारी था उस रात ईरान के ऊपर एक दफ़ा फिर अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया गया और अमेरिका ने कहा कि मुफाहमती यादाश्त ख़त्म शुद। और लेकिन ये मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो जारी रखेगा और हम कोशिश करेंगे कि मुफाहमती यादाश्त के तहत जिन पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था उनको साथ लेकर मुज़ाकरात को आगे बढ़ें। गुज़िश्ता रोज़ कतर का एक हाई लेवल डेलीगेशन ईरान पहुँचा है मुज़ाकरात करने के लिए और वहाँ पर मौजूद रहनुमाओं से वो अहम मुलाकातें करेगा। राइटर्स ये दावा कर रहा है कि इन मुज़ाकरात का एक कोशिश है कि कशीदगी को कम किया जाए और जो ख़त्ते के वसीतर मफादात हैं उनको सामने रखते हुए मुज़ाकरात की रास्तों को हमवार किया जाए। बातचीत में अमेरिका के साथ हम आहंगी पैदा की जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात का अगले राउंड का आगाज़ जल्द कर दिया जाए। इससे कबल अमरीकी खबर रसा इदारा है एक एक्सियोस, उन्होंने ये कहा था और उन्होंने ये खबर दी थी कि कतर, पाकिस्तान और दीगर इलाकाई सालिसी ममालिक के दरमियान नई कोशिशों से कशीदगी को कम करने की कोशिश की जा रही है। जोहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात को बहाल करने की बातचीत की जा रही है। इसी खबर रसा एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि ये खबरें सालिसी ममालिक के 2 ज़राए से उनको कंफर्म हुई है। इस वेबसाइट के मुताबिक अगरचे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज़ ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त और जंग बंदी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था, ताहम उन्होंने ईरान पर जो सिलसिलावार हमले हैं उसका भी हुक्म दिया था जो कि इतवार के रोज़ तक जारी हैं। अब आगे चल के क्या होगा, इस अखबार का, इस न्यूज़ एजेंसी का ये दावा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी ईरान के साथ मुकम्मल जंग पर वापस जाने के हवाले से तैयार नहीं है और वो इससे गुरेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं ईरान के हवाले से। इन तमाम सिचुएशन की डेवलपमेंट के साथ ईरान ने एक बात वाज़ेह की है। ईरान की जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल है उन्होंने ये कहा है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो वो इस बार इज़राइल को भी महफूज ना समझे, यानी कि जवाबी कार्रवाई में अब तक जो इज़राइल के ऊपर ईरान की जानिब से हमले नहीं किए जा रहे उनका भी दोबारा से आगाज़ कर दिया जाएगा। ये तमाम इंफॉर्मेशन दुनिया को हिलाने के लिए, दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। ईरान की खबर रसा एजेंसी है तस्नीम, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्क़द्र कह रहे हैं कि
اگر ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہ جواب میں اسرائیل کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ایک بہت اہم کنٹروورسی اس وقت چل رہی ہے جس کے اوپر بہت بات کی جا رہی ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کو پچھلی ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ترکیہ کے ساتھ جو مذاکرات ہیں، بات چیت ہے، ان کے اوپر امریکہ کی کچھ میزائل اور جو جدید طیاروں کی صلاحیتیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی تھی۔ سو اب ہوا کچھ یوں ہے کہ ترکی نے اس سے قبل رشیا سے S-400 میزائل سسٹم خریدا تھا، اور ان سے کچھ ان کے پاس اس طرح کی خبریں موجود ہیں، یعنی کہ روس کے پاس ایسی خبریں موجود ہیں کہ اب ترکیہ F-35 طیارے جو کہ وہ امریکہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس ٹیکنالوجی کو امریکہ کو فروخت کرنے جا رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے بدلے وہ انہیں جو رشیا کا S-400 میزائل سسٹم ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ یہ ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ دو ممالک جو نارملی ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کے اسلحہ کی ٹیکنالوجیز کو شیئر کرتے ہیں، باضابطہ ان کے معاہدوں پر، ان کے MOUs میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ وہ کسی تیسرے فریق کو شیئر نہیں کریں گے، اور خاص طور پر یا اس کے ساتھ فروخت نہیں کریں گے، خاص طور پر وہ ممالک جو ان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں۔ اب رشیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تک رشیا واز دا فرسٹ لیڈر آف دا ورلڈ، اور اس کو تباہ کرنے کے لیے کس طرح سے ایک پوری وار گیم کا آغاز کیا امریکہ کی جانب سے، اور اس وار کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترکیہ جیسی بڑی سپر پاور ڈیوائیڈ ہو گئی، اس سے مختلف ممالک نکلے، آذربائیجان، ازبکستان، مسلمانوں کی الگ موومنٹ تھی، سو ان میں جو رشیا سے نیٹو کا ایک گروپ ہے وہ ایک علیحدہ ان کے سامنے ایک پاور بن کے کھڑا ہو گیا۔ سو دیز آل ور دا پرابلمس، اور ابھی رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ترکی کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں ہیں۔ جو F-15 لڑاکا طیارے انقرہ خریدنا چاہ رہا ہے امریکہ کے ساتھ، دے ہیو دا نالج اباؤٹ اٹ۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام کسی بھی ملک کو منتقل کرنے کا اگر ارادہ کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے بھی خبریں ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے، اور اس معاملے پر ترک حکام اور رشین حکام مسلسل رابطے میں ہیں، اور وہ اس رابطے کو مزید جاری رکھیں گے۔ ترک اخبار ہے ایک حریت، اس کے مطابق یہ کہا گیا، ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ترکی کے ممکنہ طور پر S-400 نظام کو خلیجی ممالک میں کسی بھی ایک کو فروخت کرنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اخبار میں اس بات کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد امریکہ کو انقرہ کے خلاف عائد پابندیوں کو ختم کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ ترک نیشن نے 2017 میں روس کے ساتھ $2.5 ارب کا معاہدہ کر کے یہ دفاعی نظام سسٹم حاصل کیا تھا، اور یہ سسٹم انہوں نے خریدا تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے ترکی کو F-35 طیاروں کے پروگرام سے باہر نکال دیا تھا۔ ناؤ دے وانٹ ٹو میک اٹ پاسبل کہ یہ جو F-35 کا نظام ہے وہ ترکی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے بدلے اسے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ ایران کے اوپر دوبارہ سے اگر واپس آیا جائے ان جنگی سلسلوں کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایران میں جو حملے ہیں وہ تیز کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہمارے پاس اطلاعات کی ہے کہ 18 سے 19 افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں، 115 کے قریب لوگ ایران کے مختلف علاقے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق یہ افراد 17 تھے، 115 لوگ زخمی تھے۔ حسین کرمان پور جو کہ ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 8 سے 9 جولائی کو ہونے والے حملوں کے نتیجے میں 115 کے قریب افراد ایران میں زخمی ہو چکے ہیں۔ ان کو مختلف ہسپتالوں میں طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز میں 3 جہازوں کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ نے بندر عباس، قشم جزیرہ اور سرک جیسے
अहम पोर्ट्स को निशाना बनाया है। वहीं चाबहार और बुशर शहर भी इन अहदाफ के नतीजे में एक मुमकिना हमले से दो चार इलाकों में शामिल हैं। अब्बास इराक़ची ओमान में मौजूद रहे। उन्होंने ओमान में अहम मुलाकातें की। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले रास्तों के तयन के ऊपर बात किया गया है। मस्कत में होने वाले इस इजलास में अब्बास इराक़ची के हमरा उनके काउंटर पार्ट मौजूद थे और उन्होंने डिटेल में ख़ित्ते में आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल कैसे करना है, इस्लामाबाद की मफाहमती याददाश्त को कैसे लेके चलना है, इनके ऊपर बातचीत की है। और ये तमाम दौरे ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब हालिया दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सूरत हाल है वो ऑलरेडी कशीदा हो चुकी है। एक वीडियो में हमने इस बात का जिक्र किया था गुज़िश्ता रोज़, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि वो ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ईरान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। तेहरान ने अमरीका को किसी मुज़ाकरात के लिए बाकायदा इन्विटेशन नहीं दिया है और ना ही कहा है कि वो मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन मुज़ाकरात के ऊपर बातचीत की जाए। इस्माइल बकाई ने टेलीविज़न चैनल को सरकारी इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमारी जानिब से अमेरिका को बाज़ाब्ता ऐलान की मुज़ाकरात के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई है, लेकिन अपने रवायती ज़िम्मेदाराना रवैये के पेश नज़र उन्होंने कहा है कि हमने इलाकाई सालिसों के साथ अपने मुज़ाकरात के नए दौर के आगाज़ के ऊपर बातचीत की है और ये सिलसिला जारी है। हम ये दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इस्माइल बकाई ये कह रहे हैं कि अभी तो इन मुज़ाकरात को यानी कि इस्लामाबाद की मफाहमती याददाश्त को शुरू हुए 20-21 दिन ही हुए थे कि अमेरिका ने एक दफ़ा फिर से अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका इस अरसे में मुसलसल किसी न किसी तरीके से इन मुज़ाकरात के पॉइंट्स की खिलाफ वर्जी करता रहा है। अब जनाब हम कुछ बात करते हैं मुख्तलिफ धमाके जो कि ईरान के मुख्तलिफ़ इलाकों में होते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब खलीजी ममालिक एक दफ़ा फिर से किसी न किसी तरह से मिसाइल और ड्रोन्स के हमलों में की शिकायत करता हुआ नज़र आएगा। उधर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक के हवाले से कहा जा रहा है कि ये डबल होना शुरू हो गई है, यानी कि 67 फ़लस्तीनियों ने इस इलाके में जो वेस्ट ऑक्युपाइड इलाका है, ये ओचा की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशंस हो रही हैं। इज़राइल की सो कॉल्ड हुकूमत ने एक वेंटिलेटर होम को निशाना बनाया है और इसमें मौजूद जितने फ़लस्तीनी थे उनको गिरफ़्तार करने का दावा किया है। इज़राइल ने सर्दन लबनान के ऊपर भी हमला किया है। ऐसी भी ख़बरें मौजूद हैं कि उनके जो म्यूनसिपलिटी का ऑफिस है उसको निशाना बनाया गया है। ईरान की जानिब से इन तमाम स्ट्राइक्स का जवाब देने का इंदिया दे दिया गया है। ये है वो कुछ अपडेट्स जो गुज़िश्ता 24 घंटों में डेवलप होती रही हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप ऐसी ही इंटरनेशनल अहम मौज़ूआत पर होने वाली ख़बरों का ये सिलसिला देखना चाहते हैं।